16वीं सदी बहरिया रोम में एक हलचल सी थी। सल्तनत उस्मानिया समुंदर पर छा रही थी। जी बिल्कुल। और इसी दौर में सन 1538 में एक जंग हुई, प्रिव्यूजा की। हाँ, प्रिव्यूजा की जंग। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। ये कैसे हुआ कि एक तरफ इतनी बड़ी यूरोपीय ताकतें और दूसरी तरफ उस्मानी, और वो जीत गए? सही कहा। ये वो वक्त था जब सुल्तान सुलेमान आलीशान का तूती बोलता था और बहरिया रूम वो तो जैसे एक अखाड़ा बना हुआ था। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जंग इतनी अहम क्यों थी, और खास तौर पर खैरुद्दीन बारबरोसा, ये नाम कैसे इतना बड़ा बना। जी, प्रिव्यूजा ने समंदर पर ताकत का तवाज़न अब समझे कि कई दहाइयों के लिए बदल दिया था। ये कोई मामूली झड़प नहीं थी। अच्छा, तो शुरू करते हैं खैरुद्दीन बारबरोसा से। ये नाम तो सुनते हैं, लेकिन उनकी कहानी क्या है? मतलब एक जजीरे लिस्बोस के खिज़र रईस से वो सल्तनत के अमीरुल बहर कैसे बन गए? हाँ, ये सफर बड़ा दिलचस्प है। वो और उनके भाई, खास तौर पर उरूज रईस, शुरू में तो वो बहरी कज़ाकी करते थे। अच्छा। जी, फिर जब उरूज मारे गए तो क़यादत खैरुद्दीन ने संभाली और बहुत जल्द अपनी काबिलियत से वो शुमाली अफ्रीका के साहिलों पर एक ताकत बन गए। तो सुल्तान सुलेमान ने उनको फिर अपनी सर्विस में लिया? बिल्कुल, सुल्तान ने उनकी अहमियत को समझा और उन्हें उस्मानी बहरिया का सरबराह यानी अमीरुल बहर बना दिया, और ये उस्मानियों के लिए बहुत बड़ा कदम था। और इसी ताकत से फिर यूरोप में खलबली मची होगी। यकीनन, खास तौर पर बारबरसा की कामयाबियों ने यूरोपीय ताकतों को परेशान कर दिया। तो ये होली लीग जो बनी, उसका मुहर्रिक बुनियादी तौर पर बारबरोसा ही थे? जी हाँ, मतलब वेनिस, जेनेवा, पापाई रियासतें, नाइट्स हॉस्पिटलर्स, ये सब जो आपस में भी लड़ते रहते थे, वो बारबरोसा के खतरे के पेश नज़र इकट्ठे हो गए। और इनका कमांडर कौन था? पोप पॉल सोम ने उन सबको इकट्ठा किया और कमान सौंपी एंड्रिया डोरिया को। वो उस वक्त जिनेवा के और यूरोप के बहुत मशहूर एडमिरल माने जाते थे। अच्छा, फिर हुई प्रेवीजा की जंग औरता की खलीज में। यहाँ जो आदात व शुमार हैं वो तो हैरान कुन हैं। जी बताइए। होली लीग के पास कोई 300 जहाज, 60,000 फौजी, 2,500 तोपें, और उस्मानियों के पास सिर्फ 122 जहाज, 20,000 फौजी और 400 से भी कम तोपें। हाँ, कागज पर तो लगता था कि उस्मानियों का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो फिर हुआ क्या? ये तो सरासर, मतलब कैसे जीते वो? यहाँ आती है बरबरोसा की हिकमत अमली। वो बहुत ज़हीन कमांडर थे। उन्होंने पहले तो डोरिया को मजबूर किया कि वो खलीज से निकलकर खुले समंदर में आए। अच्छा, खुले समंदर में क्यों? क्योंकि उस्मानी जहाज छोटे और ज्यादा फिरतीले थे, वो खुले समंदर में बेहतर लड़ सकते थे। फिर उन्होंने अपने बेड़े को वो चांद की शक्ल में फैलाया, जिसे हिलाल फॉर्मेशन कहते हैं। हिलाल फॉर्मेशन, इसका क्या फायदा हुआ? उससे वो यूरोपियों के जहाज़ों को साइडों से घेर सकते थे और अपनी तोपों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे, खास तौर पर दुश्मन के बाजुओं पर हमला करने के लिए। समझ गया। यानी सिर्फ तादाद नहीं, तरकीब भी थी। और फिर वो हवा वाली बात। जी हाँ, वो तो फैसला कुन साबित हुई। हवा पहले डोरिया के हक में थी, उनके बड़े बादबानी जहाज़ों के लिए, लेकिन फिर अचानक हवा या तो बिल्कुल रुक गई या कुछ ज़राए के मुताबिक मुखालिफ सिमत में चलने लगी। ओह, तो इससे क्या हुआ? इससे जो हॉली लीग के बड़े भारी जहाज थे, ग्लैडिएट्स जिन्हें कहते हैं, वो बहुत सुस्त हो गए, तकरीबन बेहरकत। और उस्मानी जहाज? उस्मानी गैलियां ज्यादातर चप्पुओं से चलती थीं, तो वो हरकत में रहें। दूसरा, उस्मानी तोपें कम फासले पर ज्यादा मौसर थीं और हवा ना होने से डोरिया की दूरमार तोपें निशाने पर नहीं लग रही थीं। वाह, ये तो किस्मत का खेल भी हो गया। जी, कह सकते हैं। और इसी दौरान तुर्गत रईस, जो एक और अहम उस्मानी कमांडर थे, वो भी अपनी कमक लेकर पहुंच गए। अच्छा, यानी कमक भी आ गई। जी, लेकिन फिर एंड्रिया डोरिया ने क्या किया? सुना है उनका फैसला बड़ा मुतनाज़ा था। हाँ, रात हुई तो उन्होंने पसपाई का हुक्म दे दिया, पीछे हट गए। पीछे हट गए? मतलब जंग छोड़ दी? जी, कुछ लोग कहते हैं कि ये समझदारी थी, अपने जहाज बचाने थे, खास तौर पर जिनेवा के, लेकिन कई इत्तेहादी कमांडर वो अगले दिन लड़ना चाहते थे। उनका इल्जाम है कि डोरिया उन्हें मुश्किल में छोड़कर चले गए। तो नतीजा क्या निकला?
نتیجہ تو صاف تھا، عثمانیوں کی واضح فتح۔ ہولی لیگ کے تقریباً 50 جہاز یا تو تباہ ہو گئے یا عثمانیوں نے قبضے میں لے لیے۔ 50 جہاز! یہ تو بہت بڑا نقصان تھا۔ بہت بڑا، اور اس ایک جنگ نے اگلے تقریباً 30 سال تک بحر روم پر عثمانیوں کا کنٹرول پکا کر دیا۔ یہ تو صرف باربروسا کی کہانی ہوئی، لیکن آپ نے ترگت رئیس کا ذکر کیا، اور بھی تو ہوں گے اہم لوگ۔ جی بالکل، ترگت رئیس خود ایک بڑی شخصیت تھے، وہ بھی قزاقی سے اٹھے تھے۔ بعد میں وہ ڈوریا کے ہاتھوں قید بھی ہوئے، پھر رہا ہوئے، طرابلس فتح کیا اور آخر میں مالٹا کے محاصرے میں شہید ہوئے۔ اچھا۔ اور ایک اور نام اہم ہے، پیالے پاشا۔ انہوں نے بھی بعد میں جربا کے مقام پر ایک بڑی بحری فتح حاصل کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ باربروسا، ترگت، یہ بڑے غیر معمولی پس منظر سے آئے اور عثمانی بحریہ کے اعلیٰ ترین عہدوں تک پہنچے۔ یہ واقعی قابل غور بات ہے۔ شاید یہ عثمانی نظام کی خوبی تھی کہ وہ قابلیت کو پہچانتے تھے۔ جی ایسا لگتا ہے۔ اور خود باربروسا، ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انتقال 1547 میں ہوا، لیکن وہ صرف ایک جنگجوئی نہیں تھے۔ انہوں نے استنبول میں ایک مدرسہ، ایک کالج بھی قائم کیا، یعنی علم و فن کے بھی قدردان تھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پریویزا کی جنگ وہ باربروسا کی کمال حکمت عملی، حالات کا صحیح استعمال اور شاید تھوڑی سی قسمت کا نتیجہ تھی۔ بالکل، اس نے سمندر کی تاریخ بدل دی۔ اور اس نے یہ بھی دکھایا کہ کیسے لوگ نیچے سے اٹھ کر تاریخ کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ صحیح۔ چلیں آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر پریویزا میں وہ ہوا نہ بدلتی یا اینڈریا ڈوریا لڑنے کا فیصلہ کرتے تو آج بحیرہ روم کی اور شاید یورپ کی تاریخ کتنی مختلف ہوتی؟ جی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تاریخ کے یہ اگر مگر ہمیشہ ذہن کو متحرک رکھتے ہیں۔